दोस्तों मेरे YouTube चैनल रेड टीवी पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। यामिका का बॉयफ्रेंड विकी रोज़ की तरह यामिका को कॉलेज से पिक करने के बाद थोड़ा इधर उधर घुमाता है। उसके बाद वो उसको घर छोड़ देता है। लेकिन विकी बहुत बचा के और चुपके से यामिका को घर छोड़ता है, क्योंकि उन दोनों के अंदर इस बात का डर रहता है कि कहीं घर वाले उन्हें देख ना लें। खैर आज जब विकी ने यामिका को घर के पास छोड़ा तो उसने यामिका को बोल दिया था कि आज उसकी तबीयत कुछ नाजुक सी है, तो वो घर पहुंचकर थोड़ा आराम करना पसंद करेगा। तो यामिका ने भी उसको रेस्ट करने की सलाह दी। यामिका अपने घर पहुंची और कुछ देर बाद विकी भी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने सिर दर्द की दवा खाई और वो सोने को लेट गया। लेकिन करेक्ट 15 मिनट बाद ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि तुम दोनों को क्या लगता है ऐसे छुप छुप के मिलते हो, तो इस बात की खबर किसी को है नहीं। मैं सब जानता हूँ। और ध्यान रखना, अपनी बहन को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुमको बोल देता हूँ कि मेरी बहन से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। ये मैसेज देख के वो उठ के बैठता है और थोड़ी सी टेंशन उसके अंदर आती है। लेकिन पल भर में ही उसकी सारी टेंशन सिर्फ एक ख्याल से ख़त्म हो जाती है। और वो ख्याल ये होता है कि विकी को याद आता है कि वो 3 साल से यामिका के साथ रिलेशन में था और यामिका ने याद से उसको बताया था कि उसका कोई भी भाई बहन नहीं है। तो फिर ये मैसेज का आना विकी के दिमाग में ये शक पैदा कर देता है कि ज़रूर उनका कोई दोस्त ये शरारत कर रहा होगा उसको डराने के लिए। लेकिन क्योंकि विकी के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उस वक्त विकी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसी के साथ उसने सोचा कि वो सो के उठ के इसका जवाब देगा। खैर उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो सबसे पहले टाइम देखता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि घड़ी में सुबह के 9:30 बज रहे थे। उसको यकीन नहीं हुआ कि वो कल शाम का सोया और आज सुबह तक सोता रहा। खैर वो अब उठ गया था तो उसने सबसे पहले उस मैसेज का जवाब देने का सोचा। लेकिन अपना फ़ोन चेक किया तो वो दंग रह गया, क्योंकि जिस नंबर से उसको कल मैसेज आया था वो उसके फ़ोन में कहीं नहीं था। विकी को बहुत अच्छे से याद था कि उसने ना ही मैसेज डिलीट किया था, ना ही उस मैसेज के बाद उसने किसी से बात करी थी। एक बार फिर से अपने फ़ोन को चेक करने के बाद विकी ने यामिका का फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि उसको कल से आज तक किसी अननोन नंबर से कॉल आया है। तो यामिका ने कहा कि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बात क्या है, वो एकदम से ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो विकी ने उसको कोई सीधा जवाब नहीं दिया और उल्टा उससे एक और सवाल किया कि क्या उसके घर में किसी को उसके और विकी के रिलेशन के बारे में कुछ पता है। तो यामिका ने उससे कहा कि वो ये कैसे सवाल कर रहा है। तो यामिका बेवजह किसी टेंशन में ना आ जाए उसके लिए उसने बात घुमा दी और ये बोल के फ़ोन काट दिया कि वो शाम तक यामिका से मिलेगा। लेकिन यामिका का फ़ोन काटने के बाद विकी अभी भी गहरी सोच में था कि कल जो मैसेज उसको आया था क्या वो सचमुच आया था या फिर वो विकी की दिमागी उपज थी। लेकिन उसको अच्छे से याद था कि उसने नींद से उठ के वो मैसेज पढ़ा था, लेकिन अभी वो मैसेज उसके फ़ोन में कहीं नहीं था। खैर इस घटना को अपनी गलती मानकर वो ज़्यादा सोचता नहीं है और शाम होने पर वो रोज़ की तरह यामिका से मिलता है। और आज जब यामिका उससे मिलती है तो वो उससे सुबह की बात को लेकर सवाल करती है तो वो बात काट देता है। लेकिन भले ही सुबह की घटना को लेकर वो कितना टेंशन में होता लेकिन कुछ देर यामिका के साथ बिताने के बाद उसका सारा दुख, सारी टेंशन, सारी चिंता ख़त्म हो गई और अच्छे मूड के साथ वो यामिका को उसके घर की गली के बाहर छोड़ता है और वापस घर जाने को निकल पड़ता है। लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले आधे रास्ते में ही उसका दिमाग न जाने क्या सोचता है, जो वो अपनी गाड़ी मोड़ता है और वापस यामिका के घर की तरफ निकल पड़ता है। और बिल्कुल चुपचाप वो यामिका के घर के सामने से 2-3 बार निकलता है, ये देखने को कि क्या सचमुच ऐसा कोई शख्स है जो उनके ऊपर नज़र रख रहा है। तो यामिका की गली के बाहर तीसरा राउंड मारने के बाद जब विकी घर लौट ही रहा था तो उसकी गाड़ी रुकी एक चीज़ देख के। उसने अपनी गाड़ी के शीशे में देखा कि यामिका के घर के फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी पे एक 12 से 13 साल का लड़का खड़ा था जो लगातार उसे ही देख रहा था। विकी ने बाइक तो रोक रखी थी,
लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसकी गाड़ी के शीशे से उसको सब कुछ दिख रहा था। और उस लड़के को देख के विकी की एक बेचैनी तो हल हो गई कि उसको पक्का हो गया कि यही वो लड़का है जिसने उसको मैसेज किया होगा। लेकिन इसी के साथ एक कन्फ्यूजन और सवाल उसके मन में अभी भी था कि यामिका का अगर कोई भाई था तो उसने ये बात उससे छुपाई क्यों, वो भी इतने लंबे समय में एक बार भी उसने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। खैर उस वक्त तो विकी वहाँ से चला गया, लेकिन आगे से यानी अगले दिन से ही विकी बहुत सतर्क हो गया। यानी वो अब यामिका को घुमाने के बाद ऐसी जगह छोड़ता था जहाँ से किसी के देखने की गुंजाइश ना हो। और फिर 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन विकी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो उसको डराए। पर इन 15 दिनों में बार बार हंसी मजाक में ही विकी यामिका से ये बात बोला करता था कि चलो तुम्हें जल्दी घर छोड़ देता हूँ, वरना कहीं तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो फिर मुझे धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब जब विकी यामिका को ये बात बोलता था तब तब यामिका इस बात को ऐसे इग्नोर करती थी मानो उसने सुना ही ना हो। खैर इसी बीच एक रोज़ शाम ऐसी आती है जब विकी यामिका मिल नहीं पाते, तो उसी शाम वो अपनी घर की बैल्कनी पे खड़े होके यामिका से मैसेज के थ्रू बोलता है कि सॉरी यामिका, वो आज घर में थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल पक्का तुमसे मिलूँगा भी और तुम्हें एक नई जगह घुमाने भी ले चलूँगा। इस बात पर यामिका का नॉर्मल सा रिप्लाई उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आता है, लेकिन तभी यामिका से बात करते हुए उसका ध्यान जब अपने घर से सामने रोड की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहीं वही लड़का जो उसको यामिका के घर की बैल्कनी पे दिखा था वो ठीक रोड पर खड़ा था। अब उस लड़के को अचानक से अपने घर के बाहर देखकर विकी की चिंता बढ़ जाती है और अब उसको लगता है कि ये लड़का यानी जिसे विकी यामिका का भाई समझ रहा था। विकी को डर था कि इसको विकी और यामिका के रिलेशन के बारे में पता चल गया है और ऐसे में अगर इसने यामिका के मम्मी पापा से इस बारे में बता दिया तो यामिका के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यामिका के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये बात विकी अच्छे से जानता था। तो उसने फैसला किया कि कल जब वो यामिका से मिलेगा तो किसी बहाने से यामिका को बोल देगा कि अब हम लोगों को कम मिलना चाहिए। तो इस फैसले के साथ उससे अगले दिन मिलता है वो, लेकिन वो यामिका से ये बात बोल ही नहीं पाता है। और फिर वो शाम उसके साथ घूमने के बाद विकी सब भूल जाता है और उसके बाद घर लौट जाता है। लेकिन वो रात जब विकी खाना खाते वक्त टीवी देख रहा होता है तब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन हो सकता है, यही सवाल मन में लिए हुए वो उठा और जाके दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था और वो विकी को घूरते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन तुम माने नहीं। उसकी ये बात सुन विकी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और विकी उस लड़के की किसी बात का जवाब दे उससे पहले ही विकी की नींद टूटी। घड़ी में नज़र गई तो सटीक रात के 1 बज रहे थे। विकी को उस पल में एहसास हुआ कि जो कुछ उसने देखा वो एक सपना था, लेकिन उसी पल जब विकी की नज़र अपने गेट पर गई तो गेट धीरे धीरे बंद हो रहा था, मानो जैसे अभी अभी किसी ने खोला हो। डरे हुए विकी की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह उठ के कमरे से निकलकर बाहर जाके हॉल तक चेक किया। वो अपने मम्मी पापा के कमरे में भी गया तो वो दोनों आराम से सो गए थे। वो वापस अपने कमरे में आया और कुछ सोचने लगा। इतने सालों में आज पहली बार विकी को अपने इस घर में डर लग रहा था और इस वक्त जब उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और मन में कई सवाल थे, तब उस पल में उसने फैसला किया कि वो यामिका से बिल्कुल मिलना बंद कर देगा। लेकिन अभी तक विकी को समझ नहीं आया था कि उस लड़की का राज क्या था, यानी वो था कौन और आखिर ऐसे क्यों कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उसके साथ इतनी चीज़ें हो रही थी तो अब उसको कुछ जानना नहीं था। उस दिन के बाद उसने यामिका से मिलना बंद कर दिया और उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। हालांकि यामिका हर तरीके से उससे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर विकी अपने फैसले पर मजबूत था। लेकिन फिर पूरे 1 महीने बाद किसी तरह यामिका से मिलने को राज़ी होता है विकी, और जब इस बार यामिका से मिलता है
तो वो बेवजह ही उससे बुरी तरह बात करता है, झगड़ा भी करता है और अंत में वो यामिका से बोलता है कि मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। विकी के इस हार्श बिहेवियर या कड़े व्यवहार को देख यामिका भी उससे बोलती है कि उसे भी उससे कोई मतलब नहीं रखना है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन वो दोनों अच्छे से ये बात जानते थे कि कुछ तो है जो वो दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं। खैर, इस बीच भले ही यामिका विकी से नहीं मिल रही थी क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हो रखी थी, लेकिन यामिका अपने फ्रेंड सर्कल के एक दूसरे दोस्त के ज़रिए विकी की खबर ले लिया करती थी। लेकिन एक सवाल था जो मन ही मन बेचैन कर रहा था यामिका को, वो ये कि वो अच्छे से जानती थी कि विकी जो उससे इतना प्यार करता था वो कभी भी उसका एक आंसू गिरने नहीं देता था, और आज अचानक से उसने ऐसा किया। ज़रूर इसके पीछे कोई राज है, कोई बात है जो वो छुपा रहा है। उसके दिमाग में उसको परेशान कर रहा था ये थॉट, ये ख्याल। किसी तरह 1 महीने ऐसे ही गुजर गए, लेकिन तभी एक रोज़ जब विकी का हालचाल लेने को यामिका ग्रुप के एक खास दोस्त से कांटेक्ट करती है तो तब उसको पता चलता है कि विकी का एक एक्सीडेंट हो गया है। यामिका जैसे ही ये बात सुनती है वो सब कुछ भूल के दौड़ी दौड़ी जाती है उससे मिलने। विकी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन यामिका जब वहाँ पहुँचती है तब सारी बातों को काटते हुए विकी यामिका से पूछता है कि अब भी कहोगी कि कुछ नहीं छुपा रही हो। तब यामिका रोते रोते विकी को वो सच बताती है जो शायद उसको पहले ही विकी को बता देना चाहिए था। वो बताती है कि मेरे पापा ने 2 शादियां करी थी और मैं अपने पापा की दूसरी बीवी की बेटी हूँ। इसकी वजह ये थी कि पापा की पहली बीवी की एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पापा की पहली बीवी से उनको एक बच्चा था, सौरभ, और पापा अपनी पहली बीवी को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए शायद पापा को सौरभ से भी एक खास लगाव था। लेकिन कुछ ही वक्त बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि पापा के लिए घर, बिजनेस और मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था, और अपनी पहली बीवी से वो इतना प्यार करते थे कि उनका गुजर जाना पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब साथ के लोगों ने उनको कहा कि वो दूसरी शादी कर लें, यही अच्छा होगा। तब उन्होंने दूसरी शादी करी और उनकी दूसरी बीवी से मैं पैदा हुई। मैं सौरभ से 3 साल छोटी थी। पापा हम दोनों को ही एक बराबर प्यार करते थे, लेकिन बस सौरभ उनकी पहली बीवी की औलाद था तो उससे उनको एक खास लगाव, एक खास मोहब्बत थी। हालांकि मैं और सौरभ भी आपस में बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे और सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो उस वक्त के साथ न जाने कैसे मेरे दिमाग में कहाँ से ये बातें घर कर गईं कि सौरभ मेरा सौतेला भाई है और पापा उससे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं। और इसका असर ये हुआ कि मेरे अंदर सौरभ को लेके नफ़रत और गुस्सा पैदा हो गया, और फिर मेरे अंदर बस एक ही बात थी कि किसी तरह सौरभ मुझसे बहुत दूर चला जाए। और फिर जब मैं 8th में थी और सौरभ 11th में था, तब एक रोज़ मम्मी और पापा किसी काम से बाहर गए थे। तब सिर्फ मैं और सौरभ ही घर पर थे, तो मैं छुपन छुपाई खेलने के बहाने से उसको छत पर बुलाती हूँ और खेलते खेलते ही मैंने चिढ़ और जलन में उसे छत से नीचे ढकेल दिया और उसी वक्त ऑन द स्पॉट सौरभ की मौत हो गई। और मुझे तब इस बात का एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं डर के चिल्लाई और तब आसपास वाले आए और उन्होंने सौरभ को हॉस्पिटल लेकर एडमिट किया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। उस वक्त मैं बुरी तरह डर गई थी। जब मम्मी और पापा आए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे सच बताने की, और उनके सामने मैंने बोल दिया कि हम लोग खेल खेल रहे थे और वो एकदम से अपने आप गिर गया। इस दर्दनाक घटना को यानी सौरभ की मौत को मम्मी और पापा ने तो एक इत्तेफाक मान लिया, लेकिन सच तो मुझे पता था। और उस बात के बाद से मुझे हर वक्त अपनी इस गलती का पछतावा होता रहता, हर एक पल। लेकिन चाहकर भी मैं कभी मम्मी और पापा को सच नहीं बता पाई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं जब कभी अकेले में होती तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती कि जो भाई मेरी इतनी फ़िक्र करता था, मुझे इतना चाहता था, उसके साथ मैंने ये क्या किया। लेकिन फिर अजीब और डरा देने वाली बात तो उसके बाद हुई। दरअसल मुझे घर में कई बार
सौरभ की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बात को मम्मी और पापा सच नहीं मानते। और वैसे भी मैं कोशिश करती कि उनके सामने मैं सौरभ का नाम ना लूँ, क्योंकि सौरभ की मौत उनके लिए एक बहुत ही ताज़ा ज़ख्म था। लेकिन मुझे सौरभ का दिखना कोई गलतफहमी नहीं बल्कि एक सच था। ये मुझे तब पक्का हो गया जब मौके से मेरी कुछ दोस्त घर पर आई और उन्होंने बहुत हिचकिचाते हुए मुझसे ये बात भी बोली। उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने सौरभ को देखा इस घर में, और 2-3 बार पापा ने भी मेरे और मम्मी से इस बात का जिक्र किया कि शायद उन्होंने सौरभ की मौजूदगी महसूस करी है। लेकिन इन सब के बावजूद हम सब ने फैसला किया कि हम किसी भी बाहर वाले को या बाहर वाले के सामने इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। और फिर उस रात जब तुमने मुझे अचानक से कॉल किया और ये पूछने लगे कि क्या मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में घर में किसी को पता है, तब तुम्हारे मुंह से ये सवाल सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मजाक मजाक में ही तुम्हारे मुंह से जब जब मैंने ये बात सुनी, जब तुम मुझे मेरे भाई को लेके चिढ़ाते थे, तब मैं समझ गई कि बात क्या है। लेकिन तब भी मैंने जानकर तुमसे झूठ बोला और ये सारी बातें छुपाई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम ये जानने के बाद मुझे पागल कहो या फिर मुझसे दूरी बढ़ा लो। मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोल के वो रोने लगी। तो उसकी इतनी बात सुन विकी ने उसको चुप कराया और बोला कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। दरअसल यामिका, सच में मुझे माफ़ कर दो कि जो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। लेकिन ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि मैं जानता था कि जब तक मैं तुमसे लड़ाई करके बातचीत बंद नहीं करूँगा तब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी। तो तुमसे लड़ाई करना और बातचीत बंद करने का कारण यही था। और इसके बाद विकी ने यामिका से कहा कि पहले तो मैं तुमसे बता दूं कि मैं तुमको चाहता हूं, और तुम्हें छोड़ के जाने का या फिर तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, तुम्हारी जो परेशानी का कारण है वो मैं जानता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि अचानक वो मुझे दिखना की शुरू हो गया और क्या वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है और तुमसे दूर रहने की चेतावनी क्यों दे रहा था। यामिका, सच बताऊं तो मुझे इतने दिनों में इस बात का जवाब मिला है, और वो ये कि असल में वो मुझे डराना या मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और ना ही तुम्हें, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहता है। नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस एहसास कराना चाहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। मतलब जो भाई तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारी इतनी फिक्र करता था, तुमने उससे बदले में क्या दिया? नफ़रत करी और उसकी जान ले ली। ऐसा क्यों किया? सिर्फ इस डर से कि वो तुम्हारे हिस्से का प्यार छीन रहा था या फिर सौतेला भाई था। इतनी बड़ी सज़ा दी इस बात की उसको तुमने। हालांकि वो कितना चाहता है इस बात का अंदाज़ा तुम इसी से लगा लो कि इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें लगातार दिखता रहा और अपनी मौजूदगी का एहसास तुम्हें कराता रहा, लेकिन उसने कभी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि अगर वो ऐसा करना चाहता तो कर सकता था बहुत आसानी से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मुझे डराने का या मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास इसलिए कराया क्योंकि तुम मुझे चाहती हो, और मुझे तकलीफ़ होगी तो तुम्हें भी तकलीफ़ होगी। तो यामिका एकदम से बोल पड़ी, पर उसने ऐसा किया क्यों? तो विकी बोला, तुम्हें एहसास कराने के लिए कि तुमने जो गलती करी और जब तुम्हें तुम्हारे प्यार को यानी कि मुझे तकलीफ़ होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। विकी की ये बात सुनकर चुपचाप नज़र नीचे करके आंखों में आंसू लिए हुए यामिका जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। विकी को भी ये देख के तसल्ली होती है कि शायद उसके ज़रिए यामिका को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया। उसने रोती हुई यामिका को गले से लगाया, और एक वो दिन था जब उन दोनों ने फैसला किया कि वो अलग हो जाएंगे, और फिर दोबारा उन्होंने कभी एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करी। हालांकि वो नफ़रत से एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, लेकिन न जाने क्यों अचानक से ये फ़ैसला किया था यामिका ने। और शायद ऐसा इसलिए यामिका ने किया ताकि उसको ये एहसास हो कि उसने ये कितनी बड़ी गलती या अपराध किया था, और शायद उसका ये तरीका खुद को उसकी खुद की गलती का एहसास दिलाने के लिए ही था। और शायद इसीलिए उसने अपने जीवन भर कभी शादी नहीं करी, ताकि उसको पल प्रति पल इस बात का एहसास हो कि उसने ये कितनी बड़ी गलती करी थी। यानी जो शख्स उसको इतना चाहता था, इतना प्यार करता था, उसने उसकी ही जान ली थी। दोस्तों, इंसानी फितरत है कि वक्त हो, इंसान हो या कोई मौका, हमें उसकी अहमियत या उसकी कीमत उसके जाने के बाद ही मालूम पड़ती है। और शायद यामिका उन्हीं बदनसीबों में से एक थी। दोस्तों, मैं हूं शशांक और ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर
चैनल को सब्सक्राइब याद से ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।